तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप और कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें एक आदमी जो होता है ना, वो अपना जो टीम मेंबर है उसको गाइड करता है, उसको डायरेक्शन देता है और उसका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अंदर वो शक्ति भरता है, वो एनर्जी भरता है कि हम लोग एक गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए एक आदमी अपना टीम मेंबर पे जो डायरेक्शन दिया, टीम मेंबर को जो गाइड किया, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। द लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, या फिर अदर्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल। ठीक है। अब एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है? एक मैनेजर तब लीडर बन जाएगा जब वो 3 काम करे। टास्क, जो काम है वो काम करवा ले। टीम, बढ़िया टीम बनाए, उसमें वो खुशी का माहौल बना दे। और तीसरा, इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर दे। ठीक है, टास्क, टीम, इंडिविजुअल, ये 3 काम जो कर देता है वो मैनेजर लीडर बन जाता है। लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके का होता है कट लेविन के आधार पे। कट लेविन कहता है कि लीडरशिप 3 तरह का होता है। एक होता है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, जो सारा अथॉरिटी अपने पास रखता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने पास रखता है। इस तरह के लीडर को हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडर भी बोलते हैं। एग्जांपल में हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्या करता है? वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, वो खुद बैठ करके सारा काम, सारा डिसीजन लेता है। दूसरा, वो डायरेक्शन देता है अपने मेंबर को और उसका मेंबर फॉलो करता है। उसका मेंबर सवाल नहीं पूछ सकता है, उसका मेंबर डिस्कशन नहीं कर सकता है। तो इस तरह के लीडरशिप में लिटिल या फिर नो डिस्कशन होता है। इस तरह का लीडरशिप का अजम्पशन ये है कि जो लोग हैं वो मनी के लिए काम करते हैं और जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो सवाल नहीं करते हैं। ठीक है। इस तरह लीडरशिप कहां पर सुटेबल होता है? जहां पर जो स्टाफ है वो नौसिखिया है, अनट्रेंड है, ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ का स्थिति चल रहा है, तब वहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम करता है। और जहां पर क्विक डिसीजन मेकिंग का जरूरत पड़ जाए वहां पर ये लीडरशिप काम करता है। कहां पर ये लीडरशिप अनसुटेबल है? जहां पर आदमी लोग आपका कंपनी छोड़ के जा रहा हो तो वहां पर इस तरह का लीडरशिप नहीं करना चाहिए। जहां पर आपका जो एम्प्लॉय लोग है उसमें मोराल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो वहां पर भी ये वाला अनसुटेबल हो जाता है। और जब आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है तब आप इस तरह का लीडरशिप के साथ नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर, बिल गेट्स, नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो भी 3 तरीके का होता है, स्ट्रिक्ट, बेनेवोलेंट और मैनिपुलेटिव। ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत डेंजरस होता है, बेनेवोलेंट जो पॉजिटिव होता है, और तीसरा मैनिपुलेटिव जो कि लगता तो है डेमोक्रेटिक है लेकिन रहता है वो ऑटोक्रेटिक। समझे? अब दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये है रोहित शर्मा के तरह का लीडरशिप। इसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है हर टीम मेंबर के साथ। जो रिलायबल टीम मेंबर है, ठीक है, उस पे कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करता है कि देखो भाई साहब, तुम ये चीज का एक्सपर्ट हो तो ये काम तुम पे हम छोड़ देते हैं, ये काम हम तुम पे छोड़ते हैं। ठीक है। और जो डिसीजन लेना है इस चीज को लेकर के वो तुम लोग लेना और थोड़ा सा हमको भी बता देना कि क्या डिसीजन ले रहे हो। ठीक है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि सोशल इक्वालिटी होता है। सबको को अच्छा फील होता है कि देखो सबको को पावर मिला हुआ है। टीम स्पिरिट होता है, एक टीम में एक अच्छा माहौल बना देता है कि क्योंकि सबके पास पावर है, सब खुश है। कोऑपरेशन होता है, सब आपस में कोऑपरेट करता है और हाई मोरल रहता है, सब खुश रहता है। इसमें बेटर आइडियाज निकल के आते हैं क्योंकि जब सब कोई खुश रहेगा तो सब कंट्रीब्यूट करने के लिए अच्छा अच्छा आइडियाज देगा। इस तरह का लीडरशिप कब सुटेबल होता है? जब चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हो। ठीक है, इन्वायरमेंट ऐसा चाह रहा है कि कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए इस तरह का लीडरशिप जरूरी होता है क्योंकि यहीं पर बेटर आइडियाज निकल के आएंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर स्किल्ड टीम है। अगर आपका टीम जो स्किल्ड है, सब कोई अच्छा खेलता है, जैसे कि बुमराह अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा है, ठीक है, विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा है, तो इस तरह का जब स्थिति हो जहां पर आपका टीम जो है वो ऑलरेडी स्किल्ड है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बहुत काम का चीज है। ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कब काम का चीज नहीं रहता है? जब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्विक डिसीजन लेना है, तो वहां पर आपको सारा भार अपने पे लेना पड़ेगा और क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। समझे? तो जब क्विक डिसीजन लेना है तो वहां पर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप फेल हो जाता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पावर में आ जाता है। समझे? और जब आपका टीम में स्किल नहीं है, नौसिखिया आदमी लोग है, तब भी आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप काम नहीं करेगा, तब आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरा है लेजर फेयर लीडरशिप। ये लेजर फेयर का मतलब ये होता है लेट इट बी, जो मर्जी है करो। ये जो लीडरशिप है इसके अंदर क्या है कि लीडर जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है। जो भी उसका स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड टीम मेंबर है, उसको बोला है कि देखो तुम ही जो डिसीजन लेना है लो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बोल देना, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो तुम ही लोग काम करो रे बाबा। जैकमा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैकमा ये कहते हैं कि हम अपना कंपनी में क्या करते हैं, जो बेस्ट आदमी लोग हैं ना उसको बुला करके रख दिए हैं, एक्सपर्ट आदमी को बुला कर रखे हैं, वही डिसीजन लेता है, वही सारा काम करता है, हम कुछ नहीं करते हैं।
हम सिर्फ उन लोगों का नीड्स को पूरा करते हैं, उनको पैसा चाहिए तो पैसा देते हैं, उनको कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ता है तो वो पूछ लेता है, तब हम जवाब दे देते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं करते हैं, जो मर्जी वही लोग करता है। तो इस तरह के स्टाइल को बोलते हैं फ्री रेन स्टाइल, पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग। यहाँ पर सुपीरियर जो है, जो हेड है, जो लीडर है, वो सिर्फ बोलता है कि हमको ये चीज चाहिए, अब तुम लोग जैसे मर्जी ये कर लो। तो एक ब्रॉड पॉलिसी डिसाइड करता है और सबऑर्डिनेट जो है वो लोग बाकी जिम्मेदारी ले लेता है। इस तरह का जो लीडरशिप है ये कहां पर ज्यादा यूजफुल है, जहां पर आपका स्टाफ जो है वो हाईली ट्रस्ट वाला है, मतलब आप बहुत उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है, उतना आपको ध्यान नहीं देना है, उतना आपको इन्वॉल्व होकर के काम नहीं करवाना है, इन्वायरमेंट जो है स्टेबल है। तीसरा, आउटसाइड एक्सपर्ट है, मतलब कि अच्छा अच्छा एक्सपर्ट लोग वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लीडरशिप है ये कब अनसुटेबल हो जाता है, कब काम नहीं करता है, ये तब काम नहीं करेगा जब जो आपका स्टाफ है वो अनसेटिस्फाइड है अपने काम से, उसको आप इनफ पैसा नहीं दिए हैं, तो वो क्या करेगा, आप इनफ पैसा नहीं दिए हैं ना और सारा डिसीजन मेकिंग हमको दे रहे हैं ना, हम सारा डिसीजन गड़बड़ा देंगे। तो उस तरह की सिचुएशन में लेजर फेयर लीडरशिप काम करने रहता है। लेजर फेयर लीडरशिप का एग्जांपल है वॉरेन बफेट साहब और जैक मा साहब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब विराट कोहली, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब कि रोहित शर्मा। तो विराट कोहली क्या करते हैं, इनका लीडरशिप स्टाइल पुशिंग लीडरशिप स्टाइल है, पुश करते हैं, लोगों को पुश करते हैं कि तुम और पेस फेंको और अच्छा बैटिंग करो और अच्छा बॉलिंग करो, तो पुश करते रहते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, पुलिंग लीडरशिप है। इसमें अगर किसी का स्थिति खराब है, कोई बुरा फील कर रहा है, कोई डिप्रेशन फील कर रहा है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करके पुल करते हैं कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के आओ, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं होता है, आगे अच्छा करना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में रूल्स फॉलो किया जाता है, एक रूल्स बना दिया गया है, वो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। और अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है कि यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, लोग अपना आइडियाज के थ्रू ही रूल्स बना रहा है, लोग क्रिएटिविटी लगा रहा है, समझे। और जो जब लोग क्रिएटिविटी अपना अपना लगाएगा तो लोग फ्री होगा, अगर सब लोग फ्री है तो वो लोग लीडर को पूरा प्यार देगा, लीडर को प्यार देगा और लीडर खुश हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है वो दिल और जिगर दोनों जीत लेता है अपना टीम मेंबर लोगों का, और उसके अंदर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भर देता है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर एक कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि परफॉर्मेंस एकदम भयंकर, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में परफॉर्मेंस होता है लॉन्ग टर्म में अच्छाई के लिए, लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी को दिमाग में ला करके विक्ट्री हासिल करने के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है वहां पर एक कल्चर बनाया गया है, उस कल्चर के अंदर ही काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर सब कोई मिल करके कल्चर बनाता है, पहले से कल्चर नहीं बनाया हुआ रहता है, सब कोई अपना आइडियाज के थ्रू कल्चर बनाता है। ट्रांजैक्शनल लीडर का मोटिवेशन कहां से आता है, वो सोचता है कि इसे ये करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बोलता है कि हम लोग एज ए कंपनी बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होता है, पुशिंग लीडरशिप स्टाइल होता है, रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स जो मानता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलता है। कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होता है, टॉप लेवल परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद कल्चर के विदिन ही काम करता है। मोटिवेशन कहां से आता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस क्वेश्चन से आता है मोटिवेशन। मैनेजमेंट एज एन एक्सेप्शन ट्रांजैक्शनल मोटिवेशन को कहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को कहते हैं। और यहां कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है, इफ इट्स नॉट ब्रोकन डू नॉट फिक्स इट, ठीक है। अगर कोई चीज टूटा हुआ नहीं है तो उसको ठीक भी करने का कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का बारे में समझे तो एक प्रोएक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, इसमें लोगों का दिल जिगर सबको जीत लेता है लीडर, और यहाँ पर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम होता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी में विक्ट्री मिलता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर कल्चर पहले से बना हुआ नहीं है, लोग अपने आइडियाज से कल्चर बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा रीजनिंग है मोटिवेशन के लिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर माई कंपनी, ठीक है। और ये एक पुलिंग लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, लोग बहुत इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसमें लोगों का दिल और जिगर जीता हुआ है, इसीलिए लोग क्यूरियस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए। तो ये लीडर को सबसे पहले नाम कौन दिया था, इसका नामकरण किया गया था डाउनटन के द्वारा, जेम्स वी डाउनटन के द्वारा। डाउनटन के द्वारा क्यों, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है ना, इसीलिए इन्होंने यह नाम रखा था ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। लेकिन डाउनटन से कोई जलता था, कौन जलता था, जेम्स बर्न्स, बर्न मतलब कि जल जाता था। तो वो बोला कि हम और एक्सटेंड करेंगे इसको, लीडरशिप को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि लीडर और फॉलोअर आपस में मिलता है
और वो दोनों मिल करके मोटिवेशन को दुगना कर देता है और मोरालिटी को भी दुगना कर देता है। तो ये कहना था बर्न्स का। लेकिन उसके बाद फिर बर्नार्ड बस आया, वो बोला बस करो, मैं लास्ट कह रहा हूं, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो लास्ट कहे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहां पर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता है। लोगों का दिमाग के साथ खेल करके लोगों का दिल जीत लिया जाता है, लोगों का दिमाग के साथ खेल करके उसका अच्छा परफॉर्मेंस निकाला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 क्वालिटी है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भयंकर फेमस है। वो 4 लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो 4 गुण क्या क्या है। पहला गुण है आइडियलाइज इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल से लीड करता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले सबको बोला कि हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे, सिर्फ बोला ही है, जाकर के खेलने भी लग गया। तो सबके लिए एक आइडियलाइज इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। और वहां जाके जब क्रिकेट खेलने लगा तो लोग बहुत इंस्पायर भी हो गया, तो यहां पर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन भी आ गया। तीसरा, पहले भी रोहित शर्मा आके बोल दिया था कि देखो अगर कोई स्लेज करेगा हम लोगों को तो हम लोग उसको कैसे मुंह दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे तो वो लोग हंसने लगेगा, समझे। ये चीज बोला और बोला कि देखो अपना अपना बुद्धि लगाना और अपना अपना मुंह बनाना, ई करने लगना, समझे। तो वहां पर क्या किया, बुद्धि में एक स्टिमुलेशन डाल दिया कि जब सिचुएशन बुरा हो तो किस तरह से तुमको स्टिमुलेट करना है। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी एक क्वालिटी है। और चौथा, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। अगर तुम अच्छा नहीं खेल पा रहे हो कोई बात नहीं, हम तुमको मेंटरशिप देंगे और हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो ये 4 गुण होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का। वो चाहे रतन टाटा हो, वो चाहे MS धोनी हो, वो चाहे रोहित शर्मा हो, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को क्या कोई मेजर कर सकता है, तो मेजर करने के लिए भी एक तरीका निकाला गया है जिसको हम लोग कहते हैं MLQ, मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर। मल्टी फैक्टर मतलब बहुत सारा फैक्टर में लीडरशिप का क्वेश्चनियर कर रहे हैं, बहुत सारा फैक्टर में लीडरशिप का क्वेश्चनियर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोग कितना क्वेश्चन पूछते हैं, 9 स्केल है, 9 स्केल में हर स्केल में 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब टोटल की हम लोग 36 क्वेश्चन पूछते हैं। 36 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग इवेल्युएट करने के लिए। अभी इस MLQ का करंट वर्जन है MLQ 5X। सबसे पहले हम लोग देखें कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, ठीक है। और कर्ट लेविन का 3 लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सा है वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगला चार्ट में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में और थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया। फिर अगला चार्ट में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल अक्सर दुनिया में चर्चित है, तो वो सब क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा अगले चार्ट में। अब हम लोग ये वाला चार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेट मैन थ्योरी को देखेंगे, आज ही देख लेंगे इसको। इसके बाद फिर हम लोग ट्रेट अप्रोच थ्योरी देखेंगे, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी देखेंगे, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी और अदर अप्रोच थ्योरी। ये जो अप्रोच थ्योरी है इसके अंदर कुछ कुछ थ्योरी है और थ्योरीज है, तो इनके अंदर भी कुछ कुछ थ्योरीज है, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रेट मैन थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब थ्योरीज को हम लोग एक बार देखने वाले हैं एक एक करके। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आज हम लोग ग्रेट मैन थ्योरी को देख रहे हैं। ग्रेट मैन के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से कहता है कि लीडर वही होता है जिसको भगवान ने बना करके भेजा है। मतलब एक ग्रेट मैन, लीडर एक ग्रेट मैन होगा, और ग्रेट मैन कभी कभी ही पैदा लेता है, हर समय पैदा नहीं लेता है। धोनी कभी कभी ही आता है, हमेशा धोनी नहीं आता है। धोनी कोई कोई इंसान ही आता है, और धोनी को बना के कौन भेजा है, भगवान बना के भेजा है, ठीक है। ये धोनी अपने से नहीं बना है, धोनी का जो भी क्वालिटी है उसको भगवान दिया है, यही कहना है ग्रेट मैन थ्योरी का। तो 1840 में थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ग्रेट लीडर बन नहीं सकता है, ग्रेट लीडर जन्म लेता है, समझे। उसके अंदर जो क्वालिटी रहता है वो बचपन से ही रहता है, उसको कोई सिखाया नहीं है, वो क्वालिटीज बचपन से ही है। तो कहते हैं कि क्वालिटीज कांट बी लर्न, क्वालिटी सीख नहीं सकता है कोई, वो इनग्रेन्ड होता है, उसके अंदर ही क्वालिटी रहता है। जब से जन्म लिया तब से वो लीडर ही है, लीडर ही बनने वाला था। धोनी एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका ग्रेट मैन थ्योरी का, समझे। लेकिन ग्रेट मैन थ्योरी का क्रिटिसिज्म आएगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एक ग्रेट लीडर जो है वो बन भी सकता है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी चीज पॉसिबल ही होता है। आप मेहनत करके वो चीज हासिल कर ही सकते हैं, इसीलिए क्रिटिसिज्म पैदा होना लाजमी था। अगर इस तरह का थ्योरी में ऐसा बात कहेगा कि भगवान ही सब कुछ किया है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी आएगा। तो क्रिटिसिज्म आया, तो उसका क्रिटिसिज्म का जो एग्जाम्पल है वो रोहित शर्मा, ठीक है। और थ्योरी का एग्जाम्पल है MS धोनी, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहता है
कि जो गुड लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, उसका जो क्वालिटी होता है वो इनबॉर्न होता है, बचपन से ही वो क्वालिटी उसके अंदर रहता है और ये क्वालिटीज उसको भगवान का दया से मिला हुआ है। ए गुड लीडर हैव इनबॉर्न क्वालिटीज विच आर बेस्टर्ड अपॉन देम बाय गॉड। लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं, है ना। ये जो लीडरशिप क्वालिटी होता है इसको आप सीख भी सकते हैं। जैसे कि हिटलर ही को देख लीजिए, हिटलर जो था ये हाउस पेंटर था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो डायनेमिक लीडर बन गया। तो कैसे डायनेमिक लीडर बन गया? तुरंत उसने सीखा कि किस तरह से आप लीडर बन सकते हैं, किस तरह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, किस तरह से आप अपना बात मनवा सकते हैं। तो वो क्या किया, वो तो लीडरशिप सीख लिया ना। इसीलिए जैसे रोहित शर्मा सीखा, MS धोनी से सीखा, और फिर कुछ काम करते करते सीखा, समझे। तो इसका बेसिक क्रिटिसिज्म यहाँ पर क्रिएट हो गया। दूसरा बात इस थ्योरी में कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। अच्छा लीडर बन सकता है अगर सेल्फ डेवलपमेंट करे, तो एक इंट्रोवर्ट भी अच्छा लीडर बन सकता है, एक एवरेज इंसान भी अच्छा लीडर बन सकता है ना। उसके बाद कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी जो है ये आप फॉर्मल एजुकेशन से एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बात जरूरी नहीं है। अगर आप सही स्किल सीख जाएंगे तब आप ये जान जाएंगे कि देखो इस तरह का सिचुएशन बने तो इस तरह का हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए, अगर इस तरह का सिचुएशन बने तो इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका सिचुएशन बन गया है प्लान ए, मान लीजिए कि प्लान ए आपका था कि आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है बैटिंग करके। बैटिंग में आप स्कोर खड़ा कीजिएगा, एकदम बहुत विशाल स्कोर खड़ा कीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया को हरा दीजिएगा, ये था प्लानिंग ए। लेकिन प्लानिंग ए काम नहीं किया, तो आपने प्लानिंग बी भी सीखा है। आपने प्लान बी क्या सीखा है कि हम बॉलिंग से उन लोगों को तोड़ देंगे, बॉलिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए आपने सीखा तभी तो आप प्लान ए प्लान बी बना पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म बन गया कि आप स्किल को सीख करके भी सही डिसीजन ले सकते हैं सही मोमेंट में। फिर कहता है कि सिचुएशनल फैक्टर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डालता है लीडर की क्वालिटी पे। अगर अच्छा लीडर होगा तो वो हर जगह अच्छा लीडर होगा, हर सिचुएशन में अच्छा लीडर होगा। एग्जाम्पल नेपोलियन और गांधी। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म आया, कहने लगा लोग कि देखिए कितना भी अच्छा लीडर हो, कभी कभी वो अच्छा लीडर जो है ना सिचुएशन की वजह से, अपना लक की वजह से इनइफेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल रोहित शर्मा, ये इतना अच्छा लीडर है लेकिन कभी कभी देखिए कि ये फाइनल हार गए हैं, 2-3 को फाइनल हार गए हैं। कैसे हार गए हैं? क्योंकि सिचुएशन या फिर लक आपका उस तरह से बन गया है कि लीडर भी इनइफेक्टिव हो गया है। तो थ्योरी क्या क्या कहता है कि इंसान या फिर जो गुड लीडर है वो उसको भगवान बना करके भेजा है, उसमें जो क्वालिटीज है वो भगवान ही दे करके भेजा है, वो सीख नहीं सकता है। और फॉर्मल एजुकेशन से वो क्वालिटीज नहीं आ सकता है लीडर वाला। लेकिन क्रिटिसिज्म बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छा स्किल तुम सीख भी सकता है और जो जो लीडरशिप स्किल है उसको तुम एक्वायर भी कर सकता है, ठीक है। तो थ्योरी कहता है कि गुड लीडर है उसमें इनबॉर्न क्वालिटी होता है जो कि भगवान ने उसे दिया है। फिर ऑर्डिनरी पीपल गुड लीडर नहीं बन सकता है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी जो है ये फॉर्मल एजुकेशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और सिचुएशनल फैक्टर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, अच्छा लीडर ही रहता है हमेशा। लेकिन क्रिटिसिज्म कहने लगा कि देखो गुड लीडर्स इनबॉर्न नहीं होता है। जैसे कि हिटलर ही कोई देख लो, हिटलर भी अपना लीडरशिप क्वालिटी को एक्वायर किया। फिर कहता है कि देखो इंट्रोवर्ट और एवरेज इंसान भी बन सकता है अच्छा लीडर अपना सेल्फ डेवलपमेंट करके, नया नया स्किल सीख करके वो ये जान सकता है कि कौन सा मोमेंट में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और इस तरह से वो अच्छा लीडर बन सकता है। फिर कभी कभी सिचुएशन की वजह से अच्छा लीडर भी इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये कहना था ग्रेट मैन थ्योरी का। इसके बाद कैटेगरीज है लीडरशिप थ्योरीज का। ये सारा जो कैटेगरीज है इसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं आने वाले वीडियोज में, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके इसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये चार्ट को मैंने कवर करा दिया। ये चार्ट में मैंने क्या किया कि ग्रेट मैन थ्योरी कहता है कि अच्छा लीडर जो होता है उसमें इनबॉर्न क्वालिटी रहता है, भगवान ने ही उसको वो क्वालिटी दिया है। आम आदमी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है और लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आप कोई फॉर्मल एजुकेशन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सिचुएशन कोई इंपैक्ट नहीं डालता आपका लीडरशिप पे। आपका लीडरशिप अगर अच्छा है तो लीडरशिप अच्छा ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए नेपोलियन और गांधी। लेकिन क्रिटिसिज्म आया इसका, इसका बुराई आया, ये थ्योरी का बुराई आया। कहने लगा कि देखो अच्छा लीडर जो है ना उसके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी हो जरूरी नहीं है, अच्छा लीडरशिप सीख भी सकता है। जैसे कि हिटलर ही सीखा था, हिटलर जो लीडर बना वो लीडरशिप सीख के तो बना, पहले तो वो हाउस पेंटर था। दूसरा कि आम इंसान भी बन सकता है अच्छा लीडर अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट करे। तीसरा चीज कि फॉर्मल एजुकेशन से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको अच्छा लीडर बनना है। फॉर्मल एजुकेशन में आप सीख जाइएगा कि देखिए प्लान ए बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे, प्लान बी बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे, प्लान सी बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे।
तो फॉर्मल एजुकेशन से भी आप लीडरशिप क्वालिटी को एक्वायर कर सकते हैं। और चौथा, सिचुएशनल फैक्टर असर डालता है लीडरशिप में। अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा और लक भी अच्छा नहीं है तो वो सिचुएशन में अच्छा लीडर भी अच्छा रिजल्ट नहीं लाके देगा। तो ये इसका क्रिटिसिज्म रहा। तो ये था ग्रेटमैनशिप थ्योरी। इसके अलावा बहुत सारा थ्योरी है, ये मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है। ट्रेट अप्रोच थ्योरी, पर्सनल अप्रोच थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी, सिचुएशनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांजैक्शनल अप्रोच थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच थ्योरी और अदर अप्रोच थ्योरी। हम लोगों ने 10 लीडरशिप स्टाइल यहाँ देखा। पहला देखा सर्वेंट लीडरशिप, जिसमें लीडर जो है वही सर्वेंट है। जैसे मैं भी चौकीदार, मोदी क्या कहते हैं, मैं भी चौकीदार, मतलब मैं सर्वेंट हूं जनता का। यहां पर क्या होता है, पावर पिरामिड जो होता है वो अपसाइड डाउन होता है। इसीलिए इसको देने वाले का भी नाम है रॉबर्ट के ग्रीनलीफ। ग्रीनलीफ भी तो ऐसा ही रहता है ना, ग्रीनलीफ तो ऐसा ही होता है, समझे। तो देने वाला का भी नाम है ग्रीनलीफ और इसमें पावर पिरामिड भी अपसाइड डाउन होता है, अपसाइड डाउन होता है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में देखा जाता है। अब दूसरा था सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशन के हिसाब से जो लीडरशिप क्वालिटी निकल के आता है उसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। इसको देने वाले का नाम था पॉल हर्शे और केन ब्लैंकार्ड। इसको कैसे याद कर सकते हैं, हर्शे मतलब हर सिचुएशन में, ब्लैंकार्ड बढ़ चढ़ करके काम करो, हर सिचुएशन में बढ़ चढ़ करके काम करो। हर्शे और ब्लैंकार्ड, ये दोनों का दिया हुआ है ये लीडरशिप, ठीक है। अब है नार्सिसिस्टिक लीडरशिप। नार्सिसिस्टिक का मतलब कि घमंडी है, सिर्फ अपना ईगो पे लेता है बात और पावर का भूखा है, समझे। एग्जाम्पल है किम जोंग यून, जो नॉर्थ कोरिया के किंग है, वो सिर्फ अपने फायदा में ही काम करते हैं। इस तरह का जो लीडरशिप होता है वो अनहेल्दी होता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अब है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। इसमें जो लीडर होता है वो पिता का रोल निभाने लगता है और जो भी उसका टीम मेंबर है उसको एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो चाहता है कि जो भी मेरा टीम मेंबर है वो लॉयल हो और ओबीडियंट हो। इसीलिए महात्मा गांधी भी चाहते थे कि उसका जो भी टीम मेंबर है वो अहिंसा परमो धर्म का फॉलो करता हो। फिर है कोलैबोरेटिव लीडरशिप। जैसे कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के पहले जो 50 ओवर वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें लोगों को कोलैबोरेट करके चल रहे थे। तो इस तरह का लीडरशिप में क्या होता है, अच्छा रिलेशनशिप बनाता है लीडर अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, अच्छा कम्युनिकेशन करके उन लोगों में ट्रस्ट पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो उसको मैनेज कर लेता है और सबके साथ इंपैथेटिक रहता है। फिर रोहित शर्मा का ही एग्जांपल लेकर के मैंने करिज्मेटिक लीडरशिप बताया। उसमें क्या होता है कि लीडिंग बाय एग्जांपल होता है, जो रोहित शर्मा कह दिया है वो करके दिखाता है। तो इस तरह से लीडरशिप करता है उसको कहते हैं करिज्मेटिक लीडरशिप, ठीक है। शेयर लीडरशिप का मतलब होता है ऐसा लीडरशिप जिस लीडरशिप के अंदर 2-4 और लीडर पैदा हो रहा हो। तो जब MS धोनी लीडर बना था तो उसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ये सब को लीडर बन रहा था। तो ये लीडर बन रहा था, इसीलिए उस तरह लीडरशिप को कहते हैं शेयर लीडरशिप, ठीक है। इसको मेजर करने का 3 तरीका है। पहला है कि टीम का कलेक्टिव लीडरशिप बिहेवियर को रेट कर लो। दूसरा, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, एक इंसान कितना के साथ नेटवर्क बना करके रखा है सोशली, उससे पता कर सकते हैं शेयर लीडरशिप कैसा है। और तीसरा, बार्स मतलब बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। अब है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इस तरह लीडरशिप का मतलब होता है ब्यूरोक्रेटिक मतलब बाय रूल्स, ठीक है, बाय रूल्स, जो रूल्स के हिसाब से चले उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, जो भी इंसान है उसका रूल्स पहले से लिखा हुआ है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से लिखा हुआ है कि कौन इंसान कौन सा काम करेगा। ये इंसान यही काम कर सकता है तो तुम वही करो और दूसरे का काम में टांग मत लाओ, तुम जो है तुम्हारा यही काम है तुम यही करो, ठीक है। तो इस तरह का जो लीडरशिप होता है इसमें सबका पोजीशन डिफाइंड होता है, ये सब कोई रूल्स के हिसाब से काम करता है, ये हायरार्की पे बेस्ड होता है, जो जिसका पोजीशन है वो पोजीशन में ही काम करेगा, ज्यादा इधर उधर भागेगा नहीं, समझे। यहाँ परफॉर्मेंस पे मैटर करता है, वर्कर का ज्यादा बातचीत नहीं होता है, अपना अपना परफॉर्मेंस करो। इस तरह का लीडरशिप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका 2 मिशन होता है। पहला मिशन होता है अप फोकस, कि ऊपर ऊपर फोकस करना है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टेक होल्डर सही से काम कर रहा है, ये वाला फोकस करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप फोकस। अब इन फोकस क्या होता है, इन फोकस का मतलब कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, समझे। तो इसको बोल दिए हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब अगला है ऑथेंटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि सिंसियर रिलेशनशिप बनाए हैं अपना टीम मेंबर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। अब हम लोग अपना सबऑर्डिनेट को समझे हैं कि मेरा सबऑर्डिनेट जो है वो गर्म खून का है, तो उसको उसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा एम्प्लॉई है, ये जो है वो ठंडा दिमाग का है, उसको ठंडा दिमाग से ही इसको मोटिवेट कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, समझे। तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग ऑथेंटिक लीडरशिप।
इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था कपिल देव का। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा एथिकल लीडरशिप। इसमें हम लोग बोले कि जो सबके लिए अच्छा काम कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं एथिकल लीडरशिप। एग्जाम्पल होगा इसका रतन टाटा जी। ट्रेट अप्रोच थ्योरी, ये थ्योरी के अनुसार से कहता है कि एक लीडर के पास जन्म से ही कुछ ट्रेट होता है, जन्म से ही कुछ प्रवृत्ति होता है, कुछ नेचर होता है, कुछ गुण होता है जो उसको लीडर बनाता है, जो उसको बाकियों से अलग बनाता है। तो वो जो खासियत है जो उसको बाकियों से अलग बना रहा है, जो उसको लीडर बना रहा है, वो खासियत जो है उसको जन्म से मिला है, ऐसा कहना ये ट्रेट थ्योरी का। इसका क्रिटिसिज्म आया, लोग कहने लगा कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जन्म से ही उसको एक क्वालिटी मिल गया है। ठीक है, क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन से भी तो फर्क पड़ता है। आप सिचुएशन का तो बात ही नहीं करते हैं। सिचुएशन का बात करिए, लीडरशिप का इन्वायरमेंट का बात करिए, इसकी वजह से भी तो एक लीडर बनता है, उसका तो बात करता ही नहीं है थ्योरी। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही हो गया कि ये सिचुएशन का बात नहीं करता है। दूसरा, यहाँ ट्रेट का बात हो गया, क्वालिटी का बात हो गया। तो क्वालिटी का कोई लिस्ट है कि क्या क्या क्वालिटी रहेगा कि लीडरशिप बनेगा? क्वालिटी का तो कोई लिस्ट है नहीं। और तीसरा, कोई कोई क्वालिटी ऐसा रहता है जो कि कहीं पर यूजफुल होता है, कहीं पर यूजफुल नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका फाइटिंग एटीट्यूड है, तो कहीं पर वो यूजफुल रहेगा, कहीं पर यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म ट्रेट अप्रोच थ्योरी का। ट्रेट अप्रोच थ्योरी में एक थ्योरी आता है गॉर्डन ऑलपोर्ट का ट्रेट थ्योरी। ये कहता है कि एक आदमी का जो पर्सनालिटी होता है वो 3 ट्रेट से मिलकर के बनता है। वो 3 ट्रेट है, कार्डिनल ट्रेट, ठीक है, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है। अब पर्सनालिटी में कौन कौन सा पर्सनालिटी होता है? पर्सनालिटी हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, या फिर हो सकता है परोपकारी हो, सबका अच्छा करने वाला हो, ठीक है, या फिर आपका एकदम एरोगेंस वाला एटीट्यूड है। ये सब क्या है? आपका पर्सनालिटी है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये 3 ट्रेट की वजह से, 3 प्रवृत्ति की वजह से आपके अंदर आता है, आपके अंदर डिसाइड होता है। ये कहना था किसका? गॉर्डन ऑलपोर्ट का। सेंट्रल देखते हैं, सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? सेंट्रल ट्रेट मतलब कि जिस क्वालिटी की वजह से आपका ये पर्सनालिटी बना है। आप परोपकारी हैं, तो क्यों आप परोपकारी हैं? क्या क्वालिटी था जिसकी वजह से आप परोपकारी बन गए? तो ये जो परोपकारी वाला पर्सनालिटी है, जो आपका मेन पर्सनालिटी है, इसका वजह है काइंडनेस। आपका काइंडनेस है जिसकी वजह से आप परोपकारी बने। आपका इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप अच्छा बैट्समैन बने, ठीक है, और आपका शाइनेस है जिसकी वजह से आप इंट्रोवर्ट बने। तो ये सब बेसिक क्वालिटी है, सेंट्रल क्वालिटी है जिसकी वजह से मेरा पर्सनालिटी बना है। अब एक मेरा पर्सनालिटी है साइड वाला पर्सनालिटी, कभी कभी आता है, कभी कभी हम पूरा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी पूरा हम इंपेशेंट बन जाते हैं, कभी कभी हम पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब मेरा जो क्वालिटी आ रहा है, ये इसका रीजन क्या है कि हम अंदर से इंपेशेंट है? तो ये सब जो रीजन है, ये सब जो ट्रेट है, इस ट्रेट को कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। सेंट्रल नहीं है, सेकेंडरी है। अब एक कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है जो कि एकदम मेन ट्रेट है, जिस ट्रेट से आपको दुनिया पहचानता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि कार्ड में लिखने वाला ट्रेट। दूसरा आदमी आपके लिए कार्ड में क्या लिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल ट्रेट। तो मान लीजिए कि आर्यन के बारे में, आर्यन का नेचर, श्याम लिख रहा है गुड, और कृष्ण लिख रहा है गुड, महादेव लिख रहे हैं गुड। तो मेरा क्वालिटी क्या है? कार्डिनल क्वालिटी, मेरा मेन क्वालिटी गुड, समझे? जैसे महात्मा गांधी के लिए कार्डिनल क्वालिटी हो गया अहिंसा। खाली अहिंसा के बारे में बात करते हैं। जो इंसान से पूछिएगा कि महात्मा गांधी का एक क्वालिटी बताओ, सब बोल देगा अहिंसा। हिटलर का क्वालिटी आप पूछिएगा किसी भी इंसान से, वो कार्ड में वही लिखेगा, क्या लिखेगा? डिक्टेटर, समझे? तो ये हो गया कार्डिनल कार्डिनल ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है एक आदमी का पर्सनालिटी। ये कहना था किसका? गॉर्डन ऑलपोर्ट का। इसको याद कर सकते हैं कि ट्रेट थ्योरी कौन दे सकता है? जो अटपट सोचता हो, क्योंकि ट्रेट का थ्योरी का क्या कहना है कि बचपन से ही सब लीडर रहता है। तो बचपन से लीडर रहता है, ये तो फालतू का बात हो गया ना। तो ऐसा बात कौन कर सकता है जिसका गर्दन अटपट बात करता हो, जिसका गर्दन अटपट बात करता हो? इसीलिए गॉर्डन ऑलपोर्ट का ट्रेट थ्योरी, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल अप्रोच थ्योरी का क्या मतलब है? इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान जो है वो बिना अथॉरिटी के भी लीड कर सकता है। एक इंसान जिसको लीडर नहीं बनाया गया है तो भी वो लीड कर सकता है, ठीक है। अब कोई कोई सिचुएशन ऐसा होता है ना जहां पर कोई लीडर नहीं होता है, जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वही लीड करता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लीड नहीं करता है। मान लीजिए कि अब सिचुएशन अच्छा है, तो वहां पर मेरा एक्सपीरियंस है तो हम लीड कर रहे हैं। हम लीडर बने नहीं है लेकिन हम ही लीड कर रहे हैं, हम टीम को हम मैनेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए सिचुएशन गड़बड़ा गया, तो वहां पर हम एक्सपीरियंसड नहीं है, तो हम नहीं कर रहे लीड, मेरा भैया कर रहा है। अब मेरा भैया लीडर नहीं है लेकिन वो लीड कर रहा है क्योंकि उसको उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस है। तो फंक्शनल अप्रोच थ्योरी कहता है कि जो लीडरशिप है वो फंक्शन के हिसाब से है, और फंक्शन एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस जो है उसमें कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, कभी कोई लीडर रहेगा, समझे? और ये जो प्रोसेस है
इसको आप प्रोसेस को अगर देखोगे, सीखोगे, तो आप भी लीडरशिप क्वालिटी सीख जाओगे। इस थ्योरी के अंदर ऐसा कहा जाता है। इस थ्योरी में एक जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी है, जिस थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि एक लीडर वो होता है जो 3 चीजों को मेंटेन करके चले। टास्क बढ़िया से मेंटेन कर ले, टास्क कंप्लीट करे, टास्क के लिए क्या करे, अपना टीम मेंबर को टास्क डिफाइन करे, स्ट्रेटजी बनाए, टास्क के लिए रिसोर्सेस एलोकेट करे और टास्क के लिए ही एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे। अब टीम नीड आ गया। टीम के लिए एक लीडर क्या क्या करे, तो टीम के लिए एक लीडर क्या करेगा, टीम वर्क बनवाएगा, टीम वर्क इंश्योर करेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा या फिर रोक देगा। और तीसरा, वर्क डिसरप्शन हो रहा है तो वो डिसरप्शन को हटा देगा, लोगों को यानी कि टीम मेंबर को काम करने में स्मूथनेस देगा, ठीक है। अब वो लीडर इंडिविजुअल नीड्स को भी पूरा करेगा, मतलब जो टीम में उसका इंडिविजुअल आदमी लोग है उसके लिए भी ये कुछ कुछ करेगा। क्या क्या करेगा, फेयरनेस करेगा, सबको फेयरली ट्रीट करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड देगा, जो खराब काम करेगा उसको सपोर्ट देगा, ठीक है। जॉब स्टेटस भी चेक करेगा। तो ये था जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जॉन एट एयर, जॉन अब्राहम हवा में है, एक्शन कर रहा है और बोल रहा है कि हम धूम फिल्म बना रहे हैं, इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी में 3 चीज रहना चाहिए। चोरी करने के लिए टास्क, चोरी ठीक से हो, कोई भी मेरा मेंबर पुलिस के हाथों ना पकड़ाए, इसीलिए टीम वर्क, ठीक है, और कोई इंसान को धोखा ना दे, इसलिए इंडिविजुअल नीड्स। ये 3 नीड्स को पूरा करेंगे तब हम लीडरशिप बनेंगे, और एक्शन कर रहे हैं हवा में। तो जॉन अडायर का एक्शन सेंटर थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के हिसाब से लीडर जो है वो बनाए जाते हैं, जन्म में लिए जाते हैं, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है उसको सीखा जा सकता है। बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी का कहना था कि एक लीडर का बिहेवियर 2 तरीके का होता है। टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ टास्क पे ध्यान देता है, पीपल ओरिएंटेड, इंसानों पे ध्यान देता है, अपने टीम मेंबर पे ध्यान देता है, समझे। तो सबसे पहला थ्योरी आया बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी पे बेस्ड मिशिगन ओहियो का यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज। ये कहने लगा कि इंसान जो होता है वो 2 तरीके का होता है, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। इसका नाम थोड़ा अलग कर दिया ये लोग, टास्क ओरिएंटेड का नाम रख दिया जॉब ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड का नाम रख दिया एम्प्लॉय ओरिएंटेड। फिर ये बताया कि जब इंसान पीपल ओरिएंटेड ज्यादा हो जाएगा और टास्क ओरिएंटेड कम रहेगा तो उस पर क्या बिहेवियर होगा। तो क्या क्या बताया यहां पर हम लोगों ने इस थ्योरी में देखा, इस चार्ट में देखा, इस मैट्रिक्स में देखा कि अगर एक इंसान पीपल के लिए ज्यादा कंसर्न हो, ठीक है, और अपने काम के लिए भी ज्यादा कंसर्न हो, यानी कि टास्क ओरिएंटेड भी हो और पीपल ओरिएंटेड भी हो, तो उस केस में क्या होगा, परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो जाएगा। ग्रीवांस रेट मतलब कि जो कंप्लेन आता है वो कम होगा और लो टर्नओवर होगा, जो भी इंप्लॉय है उसका कंपनी छोड़कर नहीं भागेगा। इस तरह से हम लोगों ने चारों तरीके का देखा, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लेविन का लीडरशिप थ्योरी देखें। इसमें हम लोग देखें कि जो लीडर होता है वो 3 तरीके का होता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर। जो ऑटोक्रेटिक होता है वो टास्क ओरिएंटेड रहता है, जो डेलीगेटिव होता है वो पीपल ओरिएंटेड रहता है, और जो इसके बीच का है वो टास्क ओरिएंटेड भी रहता है प्लस पीपल ओरिएंटेड भी रहता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें एक ब्लेक एंड मंटन का मैनेजरियल ग्रिड। इसमें हम लोग देखें कि देखो, इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर इंसान टास्क ओरिएंटेड रहे लेकिन पीपल ओरिएंटेड नहीं है तो डिक्टेटर कहलाएगा, खाली काम 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 करवाता है। लेकिन कोई इंसान हो जो कि सिर्फ पीपल ओरिएंटेड है, काम पर फोकस नहीं है, तो वो इंसान अकोमोडेटिंग होगा, एक दोस्त टाइप का होगा। एक इंसान जो ना ही टास्क ओरिएंटेड है ना ही पीपल ओरिएंटेड है तो वो होगा पुअर स्टेज, इम्पोवरिश्ड। एक इंसान जो दोनों में बेस्ट है, अच्छा काम भी करता है और अच्छा पीपल को संभालता भी है, तो वो टीम मैनेजर हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि सब चीज आप मेंटेन करके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप टास्क ओरिएंटेड है और थोड़ा सा ही आप पीपल ओरिएंटेड है, तो आप कहलाएंगे मिडिल ऑफ द रोड या फिर स्टेटस क्यू, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग का 2 स्टाइल एडिशनल ऐड हुआ है। एक हुआ अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल। अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल का कोई भी जगह नहीं है, वो कहीं पर भी आ सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अपना एम्प्लॉय के साथ खेल सकता है। कभी एम्प्लॉय को खुश कर देगा, कभी टास्क को करने के लिए एम्प्लॉय को दुखी कर देगा, मतलब कभी वो टास्क ओरिएंटेड बन जाएगा, कभी वो पीपल ओरिएंटेड बन जाएगा, कभी वो दोनों ओरिएंटेड नहीं रहेगा, मतलब उसका मर्जी, वो कभी भी कैसा भी बन सकता है। वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, सिचुएशन देखेगा और उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक लीडर होता है वो एक्सप्लॉइट करता है और मैनिपुलेट करता है।
अब है पैटर्नलिस्टिक। जो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होता है उसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो काम करवाता है लेकिन अप्रिशिएट जल्दी नहीं करता है। ठीक, तो ये कहना था ब्लेक और मंटन का। ठीक है, उसके बाद लाइकर्ट का लीडरशिप थ्योरी हम लोग देखे थे। लाइकर्ट का लीडरशिप थ्योरी में क्या कहा गया था, लाइक करके फटाक से भाग गया, मतलब फटाक से बोल दिया कि 4 सिस्टम होता है लीडरशिप का और भाग गया। 4 सिस्टम क्या होता है, एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, फिर होता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। मतलब ऊपर वाला जो है वो है टास्क ओरिएंटेड और धीरे धीरे करके आते हुए हो गया पीपल ओरिएंटेड। समझे? पहला वाला बोला कि ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर जो थ्रेट का इस्तेमाल करता हो उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। अब ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर जो रिवार्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल करता हो उसको बोलेंगे बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। अब ऐसा लीडर जो कंसल्ट करता हो, मतलब कि रिवार्ड और पनिशमेंट भी देता हो और साथ में बात भी करता हो, यानी कि कम्युनिकेशन फ्री हो, तो वो कंसल्टेटिव लीडर बन जाएगा। और लास्ट में पार्टिसिपेटिव लीडर जो कि डेमोक्रेटिक है, जो सबसे बातचीत करके काम करता है और प्यार से बात करता है। ये थ्योरी में ऐसा कहना था। फिर हम लोग देखें हनयागर और हैकमैन का 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मेरा प्रोनाउंसिएशन को आज माफ कर दीजिएगा क्योंकि आज मैं भी थोड़ा थक गया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट का स्टाइल स्पेक्ट्रम बताया गया। बोला कि शुरुआत में टास्क ओरिएंटेड है और इधर है पीपल ओरिएंटेड। तो एक लीडर इतना तरीके का हो सकता है। अगर वो पूरा टास्क ओरिएंटेड है तो वो बनेगा ऑटोक्रेटिक लीडर। थोड़ा सा टास्क ओरिएंटेड है और बहुत कम है पीपल ओरिएंटेड तो वो परसुएसिव बनेगा। फिर कंसल्टेटिव बनेगा, पार्टिसिपेटिव बनेगा और लेजस बनेगा, मतलब कि सिर्फ पीपल ओरिएंटेड रहेगा। तो इधर एक्सट्रीम में रहेगा तो पीपल ओरिएंटेड है, अगर इधर एक्सट्रीम में रहेगा तो वो टास्क ओरिएंटेड है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा हनरयागर और हैकमैन का 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने देखा टेननबम और सकलबम लीडरशिप कंटिन्यूम। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि लीडर जो होता है वो 3 प्रेशर की वजह से, मतलब सिचुएशनल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर और प्रेशर फ्रॉम बिलो, इस 3 प्रेशर की वजह से अपना स्टाइल बदलते रहता है। कभी टेलिंग स्टाइल का बन जाता है, कभी सेलिंग स्टाइल का, कभी सजेस्टिंग स्टाइल का, कभी कंसल्टेटिव, कभी ज्वाइनिंग, कभी डेलीगेटिंग, कभी एब्डिकेटिंग। ठीक है, जैसे ही ये बढ़ते जा रहा है अथॉरिटी कम हो रहा है, अपना अथॉरिटी कम यूज कर रहा है लीडर, ज्यादा फ्रीडम दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को। समझे? तो शुरुआत में टेलिंग का मतलब हो गया जब इंप्लॉई टेल करता है, ऑटोक्रेटिक है, सिर्फ बता देता है कि ये काम करना है तो करना है, जैसे भी करना है। फिर वो सेलिंग करने लगता है, मतलब अपना आइडिया को सेल करने लगता है कि देखो ये आइडिया हम सोचे हैं, तुम लोग भी इस आइडिया को मानो। फिर वो बन जाता है सजेस्टिंग। इसमें क्या करता है, मैनेजर सजेशन मांगता है और सजेशन देता है कि देखो इस तरह का सजेशन मेरे हिसाब से है, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या है वो हमको बताओ। तो वहां सजेशन लेता है मैनेजर दूसरों से और अपना सजेशन भी देता है। फिर वो कंसल्टेटिव बन जाता है, जहां पर क्या करता है मैनेजर, वो कंसल्ट करता है सारे एम्प्लॉय से, सारे टीम मेंबर से, और पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन करता है अपने मन का। समझे? फिर है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में क्या होता है कि एक मैनेजर जो है अपना टीम मेंबर से आइडियाज मांगता है कि तुम लोग का क्या आइडियाज है इसको और अच्छा बनाने के लिए। अगर वो आइडिया उसको अच्छा लगता है तो उस आइडिया को उसमें डालता है। फिर वो डेलीगेटिंग बन जाता है, जब वो क्या करता है कि एक लिमिट सेट कर देता है, उस लिमिट के अंदर फ्रीडम देता है कि इस लिमिट में तुम लोग टीम मेंबर जो तुम लोग करेगा वही हम फॉलो कर लेंगे, तो ये लिमिट रहना चाहिए, तुम लोग जो मर्जी वो कर लो। तो यहाँ पर मैनेजर डिफाइंस द लिमिट देन आस्क फॉर डिसीजन। अब एब्डिकेटिंग कब बन जाता है मैनेजर, जब मैनेजर बोलता है कि तुम लोग का जो मर्जी है टीम मेंबर्स तुम वो करो। तो ये था टेननबॉम और स्कम्बल्ट का लीडरशिप कंटिन्यूम। और लास्ट में हम लोग देखें डब्ल्यू.जे. रेडिन का 3D थ्योरी। पहले इसका 2D थ्योरी देखें, जिसमें हम लोग देखें कि अगर एक इंसान पीपल ओरिएंटेड है तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, अगर इंसान टास्क ओरिएंटेड है तो उसको बोलेंगे टास्क ओरिएंटेशन। इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंसान इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड है, सेपरेटेड है या फिर रिलेटेड है। ठीक? फिर हम लोग क्या किए, इसका लेस इफेक्टिव और मोर इफेक्टिव स्टाइल भी देखें। अगर यही जो है रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड और सेपरेटेड, ये जो स्टाइल है अगर ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेवलपर बन जाएगा रिलेटेड, मतलब रिलेटेड बन जाएगा डेवलपर, इंटीग्रेटेड बन जाएगा एग्जीक्यूटिव, डेडिकेटेड बन जाएगा बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट और सेपरेटेड बन जाएगा ब्यूरोक्रेट। लेकिन अगर यही लीडरशिप स्टाइल लेस इफेक्टिव स्टाइल में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, तब रिलेटेड वाला जो स्टाइल है वो बन जाएगा मिशनरी, इंटीग्रेटेड बन जाएगा कॉम्प्रोमाइज, डेडिकेटेड बन जाएगा ऑटोक्रेट और सेपरेटेड बन जाएगा डिजर्टर। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो।
मैं थक गया इसको समझाते समझाते। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिसको मैंने इस वीडियो में कवर कराया है। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग कोशिश करना कि इसको एक और बार देख लें आप। तो फटाफट एक बार देख लें या फिर आप इसको एक बार रीड कर लें, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। यकीन मानिए इसको कवर करना आसान नहीं था। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपने अच्छा खासा चीज को कवर कर लिया। इसके बाद जो भी चैप्टर है, मतलब इसके बाद जो भी लेक्चर आने वाला है वो इतना हार्ड नहीं है। लीडरशिप में सबसे हार्ड ये वाला चार्ट था, समझे? तो ये वाला चार्ट को आप ऊपर ऊपर एक बार देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझे? सबसे पहले हम लोग देखें रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी। रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी क्या है? रॉबर्ट जी जो है वो घर में बैठ करके गोल और पाथ के लिए थ्योरी बनाए, पाथ और गोल के लिए थ्योरी बनाए। तो बोल रहा है, रॉबर्ट हाउस कहता है घर में बैठ करके कि एक लीडर वही होता है ना जो रास्ता साफ कर दे अपने एम्प्लॉइज के लिए, ताकि उसका एम्प्लॉइज चले और गोल को अचीव कर ले। तो पाथ को क्लियर करने के लिए एक लीडर क्या करता है? पाथ को क्लियर करता है, ऑब्स्टेकल हटाता है और उसका टीम मेंबर जाकर के गोल अकम्प्लिश कर लेता है। लीडर का जो बिहेवियर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है और इंप्लॉय फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है और ये दोनों बातों को कंसिडर करके अगर लीडर अच्छा बिहेवियर लेकर के आ गया, उचित बिहेवियर लेकर के आ गया, तो गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा रॉबर्ट हाउस का पाथ गोल थ्योरी में। ठीक है, डायरेक्टर का बिहेवियर 4 तरीके का हो सकता है, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, सपोर्टिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर 3 तरीके का हो सकता है, टास्क स्ट्रक्चर, टास्क क्लियर है या फिर नहीं, फॉर्मल अथॉरिटी, हायरार्की फॉर्मल तरीके का है या नहीं है, वर्क ग्रुप, आपके अंदर टीम मेंबर किस तरह का वर्क ग्रुप बना रहा है, उसके अंदर हार्मनी है या नहीं है। अब इंप्लॉय फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है कि आपके अंदर जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर का किस तरह का लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है या नहीं मानता है। दूसरा एक्सपीरियंस, आपका टीम मेंबर एक्सपीरियंस है या नहीं है। तीसरा परसीव्ड एबिलिटी, आपका टीम मेंबर अपने आप का काबिलियत जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, तो इतना सारा सिचुएशन है। कभी सिचुएशन सबऑर्डिनेट को लेकर के है यानी इंप्लॉय को लेकर के है, कभी सिचुएशन जो है इन्वायरमेंट को लेकर के है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो लीडरशिप बिहेवियर आएगा, अगर अच्छा आ गया, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आ गया, तब आउटकम अच्छा होगा, गोल अचीव हो जाएगा। ये कहना था रॉबर्ट हाउस का घर में बैठ करके। अब दूसरा था कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर फिडलर क्या कहा? फिडलर ही कह सकता था ये बात कि दिमाग का रिसोर्स को यूज करो और लीडरशिप करो। फिडलर ही यह बात कर सकता था, क्योंकि फिडलर का मतलब होता है फिर से लड़, फिडलर, समझे? तो फिडलर बोला कि हार गया तो हार गया, तुम फिर से लड़, जॉय के साथ, ग्रेस के साथ फिर से लड़ो। इसीलिए फिडलर और जॉय ग्रेसिया ने यह थ्योरी दिया। इस थ्योरी के हिसाब से वो कहता है कि देखो, जब तुम फिर से लड़ने जाओगे, पहले तो तुम हार गए ना, कोई बात नहीं, तुम फिर से जब लड़ने जा रहे हो तब तुम सिचुएशन को 2 तरीके से हैंडल कर सकते हो। सिचुएशन कैसा होगा? सिचुएशन आसान होगा या सिचुएशन हार्ड होगा। सिचुएशन अगर आसान होगा तो इसका मतलब कि वहां पर लो स्ट्रेस है। अगर लो स्ट्रेस है तो तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना। और अगर सिचुएशन गड़बड़ है, मतलब सिचुएशन हाई स्ट्रेस है, अगर सिचुएशन हाई स्ट्रेस है तो वहां पर तुम अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, समझे? तो जो लीडर है वो क्या कर रहा है? अपने दिमाग का रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। उसका दिमागी रिसोर्स क्या है? इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस, यही 2 चीज तो है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, हाई स्ट्रेस सिचुएशन, लो स्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखें ब्रूम, बैटन, जैगो का डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये ब्रूम, बैटन, जैगो, ये 3 लोग मिलकर के 7 क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन के आधार पे ही ये लोग सेट किया कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल कौन कौन सा रहेगा। तो ये लोग 5 तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टाइल बोला कि यही डिसीजन मेकिंग का स्टाइल है जिसको तुम लोग किस तरह से फॉलो करना। ये 7 सवालों का जवाब दो और ये 7 सवालों का जवाब दोगे तो तुमको मिल जाएगा कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल इस्तेमाल करना है। तुमको ऑटोक्रेटिक चूज करना है या फिर ऑटोक्रेटिक 2 या फिर कंसल्टेटिव 1, कंसल्टेटिव 2 या फिर ग्रुप 2। ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन बनाया है ये 3 आदमी मिल करके, ये 7 क्वेश्चन बनाते समय ये लोग 3 बातों को ध्यान दिया कि जो डिसीजन लेने वाला है लीडर, वो डिसीजन क्वालिटी डिसीजन होना चाहिए। मतलब उसमें समय लगे तो लगे, क्योंकि वो डिसीजन बहुत भारी डिसीजन है और बहुत लोगों को इंपैक्ट कर सकता है। दूसरा टाइम कांस्टेंट, उसमें टाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और कम टाइम भी नहीं लगना चाहिए। फिर तीसरा पीपल कांस्टेंट, अगर डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा तो लोगों पे भी इंपैक्ट पड़ जाएगा, समझे? तो ये 3 बातों को लेकर के ये लोग 7 क्वेश्चन बनाया था। वो क्वेश्चन को जवाब देने से
आपको ये 3 आदमी मिल करके बोलेगा कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल को चूज करना है, कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल को चूज करना है, और 5 तरीके का डिसीजन मेकिंग स्टाइल बोल दिया कि इसी डिसीजन मेकिंग स्टाइल से तुमको चुनना पड़ेगा। तो पहला डिसीजन मेकिंग स्टाइल था ऑटोक्रेटिक 1, जिसमें लीडर क्या करता है, उसके बाद जितना इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करता है और डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक 2, इस स्टाइल में क्या होता है, लीडर जो होता है वो दूसरे से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है और फिर डिसीजन लेता है खुद से। तीसरा है कंसल्टेटिव 1, इसमें क्या होता है, लीडर जो है वो अपना टीम मेंबर के पास जाता है अकेले अकेले, उसके अलग अलग रूम में जाता है और अलग अलग रूम में जाकर के उससे कंसल्ट करता है और सबसे कंसल्ट कर लेता है अलग अलग, उसके बाद फिर वो डिसीजन लेता है। चौथा हो गया कंसल्टेटिव 2, जिसमें वो सारा टीम मेंबर को एक ही जगह बुला लिया, बोला कि बार बार घर नहीं जाएंगे, सबको एक ही जगह बुला लिया और वहां पर कंसल्ट कर लिया। तो उस तरह का लीडर, उस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल को हम लोग कहते हैं कंसल्टेटिव 2। और लास्ट है ग्रुप 2, मतलब कि यहाँ पर ग्रुप ही मिल करके कॉन्सेंसस बना रहा है, एगो मेजोरिटी बना रहा है कि उन लोगों को क्या डिसीजन लेना है और फिर वही डिसीजन ले रहा है, ग्रुप ही डिसीजन ले रहा है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो। एक बार आप इसे रीड कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, समझे। तो ये सबसे हार्ड लीडरशिप का टॉपिक था जो अभी खत्म हो गया, समझे। तो ये जो सिचुएशनल या कंटिजेंसी थ्योरी है, इसको कवर करने के लिए ना हमको 5 वीडियोस लाना पड़ता है, लेकिन अगर 5 वीडियोस हम लेकर के आते हैं ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, समझ में तो आता है आपको लेकिन कंफ्यूज हो जाते। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, 2 ही चार्ट में कवर करा दिया है और सब कुछ एक ही बार में आपको पढ़ाया है। इससे क्या हुआ, आप एक बार में पढ़ लिए, अब दूसरा बार आप इसको रीडिंग करेंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखें ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच, इसमें हम लोग देखें लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर एक्सचेंज मतलब लीडर और मेंबर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज का एक्सचेंज हो रहा है, बिहेवियर का एक्सचेंज हो रहा है। क्या चीज का एक्सचेंज हो रहा है, रिवार्ड पनिशमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि रिलेशनशिप बन रहा है, कोई चीज एक्सचेंज होगा, बिहेवियर एक्सचेंज होगा या फिर रिवार्ड पनिशमेंट एक्सचेंज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है। तो रिलेशनशिप हो सकता है कि क्लोज रिलेशनशिप हो जाए या फिर हो सकता है कि ठीक ठाक रिलेशनशिप हो जाए, कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाए, कोई नॉर्मल फ्रेंड बन जाए। जो बेस्ट फ्रेंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इन ग्रुप, जो लीडर का बेस्ट फ्रेंड बनेगा उसको बोलेंगे इन ग्रुप और लीडर का जब फ्रेंड बनेगा उसको बोलेंगे आउट ग्रुप। तो लीडर का रिलेशनशिप बनता है अपने मेंबर के साथ, तो कोई रिलेशनशिप बनता है इन ग्रुप मतलब कि क्लोज, और कोई बनता है आउट ग्रुप जो कि नॉट सो क्लोज, समझे। तो ये जो रिलेशनशिप बना इन ग्रुप या फिर आउट ग्रुप, ये कैसे बना, ये 3 स्टेज में बनता है। पहला स्टेज होता है रोल टेकिंग, लीडर अपना रोल लेता है और नया नया इंप्लॉइज का क्वालिटीज को एसेस करता है। जब सारा फॉलोअर्स का, सारा टीम मेंबर का वो क्वालिटी एसेस कर लेता है, तब दूसरा स्टेज आता है रोल मेकिंग। अब जो भी मेंबर का क्वालिटी एसेस किया है, उस क्वालिटी को एसेस करने के बाद उसको कोई रोल देता है, या फिर उसको इन ग्रुप में रखेगा या फिर आउट ग्रुप में रखेगा। किसको वो इन ग्रुप में रखेगा, किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, 3 चीज को देखेगा, ट्रस्ट देखेगा, लॉयल्टी देखेगा और कमिटमेंट देखेगा। अगर ट्रस्ट है, अगर टीम मेंबर ट्रस्ट वर्दी है तो उसको इन ग्रुप में रखेंगे, लॉयल्टी रहा तो उसको इन ग्रुप में रखेंगे, कमिटमेंट दिखा रहा हुआ हम हर समय तो उसको हम लोग इन ग्रुप में रखेंगे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप में रखेंगे, और बाकी को हम लोग नॉर्मल फ्रेंड वाला ग्रुप में रखेंगे। और जब ये चीज हम लोग का फाइनल हो जाए तो इसको रूटीन में ले आएंगे। अब जो इन ग्रुप में ले आए इसको क्या फायदा है, और जो आउट ग्रुप में चला गया उसका क्या फायदा है। जो इन ग्रुप में आ गया, अब चूंकि वो लोग तो ट्रस्ट वर्दी है इसीलिए इन ग्रुप में आया है, तो उन लोगों को वैसा ही काम देंगे जो ट्रस्ट वाला रहेगा, उसको वैसा ही काम देंगे जिसमें चैलेंज हो, क्योंकि चैलेंज है तो वो कर ही लेगा, क्योंकि वो कमिटेड है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल्टी है उसके अंदर, तो वो तो कर ही लेगा। और उसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अपना इन ग्रुप को अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे तो कभी चैलेंजिंग वर्क होगा तो इससे काम करवा पाएंगे, समझे। और एक होता है आउट ग्रुप, मतलब कि नॉर्मल फ्रेंड्स। जो नॉर्मल फ्रेंड्स होता है, जो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, उतना लॉयल नहीं है, उतना कमिटमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी वो लोग के अंदर टैलेंट है, तो उन लोगों से हम लोग काम करवाएंगे, लेकिन उतना ध्यान नहीं देंगे। उतना ध्यान नहीं देंगे का क्या मतलब, मतलब कि उसको उतना रिस्क वाला काम नहीं देंगे। ऐसा काम जो कि बहुत इंपैक्टफुल है, जो कि बहुत सेंसिटिव काम है, उसको हम इन ग्रुप वाला आदमी को देंगे, और बाहर वाला आदमी को वैसा काम देंगे जो उतना सेंसिटिव नहीं है, समझे। तो यहीं पर बोल रहा है कि लीडर जो है वो मेंबर के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, वो इन ग्रुप भी हो सकता है, वो आउट ग्रुप भी हो सकता है। देखिए कोई कोई इंसान है ना, वो इन ग्रुप में जाना पसंद करता है, क्योंकि वो अगर इन ग्रुप में जाएगा तो उसका काम को रिकॉग्निशन मिलेगा, उसका काम को रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो लीडर के क्लोज है, लीडर उसका काम देखते रहेगा, समझे। तो कोई कोई इंसान इसकी वजह से
इन ग्रुप में जाना पसंद करता है लीडर का। अब कोई कोई इंसान लीडर का आउट ग्रुप में ही रहना पसंद करता है, वो चाहता है कि ठीक है यार आउट ग्रुप में ही ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर क्या होता है लीडर का नजर नहीं पड़ता है। अगर लीडर का नजर नहीं पड़ेगा तो हम फांकी भी मार सकते हैं और उतना काम नहीं भी करेंगे, भाड़ में जाए लीडर, समझे। तो ऐसा भी बहुत कोई पसंद करता है आउट ग्रुप में रहना, समझे। अब ये हो गया हम लोग ट्रांजेक्शनल थ्योरी अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अप्रोच। देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी बात करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में हम लोग अपने से अच्छे से समझ के आए हैं, समझे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इस शब्द को कॉइन किसने किया था? डाउनटन ने, जब डाउन टू अर्थ थे। उसके बाद डाउनटन से जलन के मारे बर्न आए, जिन्होंने अपना थ्योरी दिया बर्न्स ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और बर्न के बाद बस आए, जिसने कहा कि बस करो, अब हम ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी दे रहे हैं, समझे। और उसके बाद में आए खोज देने के लिए बैरी, इसीलिए जेम्स कुजे और बैरी पॉइजनर का मॉडल। तो 3 मॉडल हम लोग देखने वाले हैं, एक बर्न का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, दूसरा बस का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, और तीसरा जेम्स कुजे और बैरी पॉइजनर का थ्योरी। बर्न क्या कहते थे कि देखो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ना, वो अपने फॉलोअर्स को जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो इज्जत कमाएगा, दिल जीत लेगा। आप किसी को ट्रांसफॉर्म करिएगा तो उसका तो आप दिल जीत लीजिएगा ना। तो जो लीडर होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, वो अपना फॉलोअर्स का दिल जीत लेता है, उसको सपोर्ट करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके। तो जब जीत गया है इन लोग का दिल, तो ये फॉलोअर भी लीडर को सपोर्ट देता है, उसको इज्जत करता है, तो लीडर भी अपने आप को इंप्रूव कर लेता है। तो यहाँ देखिए लीडर पहले क्या किया, सारा टीम मेंबर को इंप्रूव किया, और टीम मेंबर मिलकर के लीडर को भी इंप्रूव किया। दोनों का इंप्रूवमेंट हुआ और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी इंप्रूवमेंट हुआ। तो बर्न कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, एक म्यूचुअल प्रोसेस है ऑफ रेजिंग वन अनदर टू हायर लेवल्स ऑफ मोरालिटी एंड मोटिवेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे का मोरालिटी और एक दूसरे का मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है एक साथ, ऐसा कहना था बर्न का। फिर बस आया, बस जी ने कहा कि देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के अंदर है ना 4 गुण होता है। वो 4 गुण कौन कौन सा है? आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। ये चारों क्वालिटीज को हम लोग देख चुके थे। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का मतलब कि रोल मॉडल की तरह से लीडर काम कर रहा है, लीडर जाकर के एग्जाम्पल के साथ लीड कर रहा है। जो भी वो स्ट्रेटजी सेट करता है सबसे पहले वो खुद करके दिखाता है, जो भी वो कल्चर सेट करता है उस कल्चर को पहले वही निभाता है। तो वो एक रोल मॉडल बन के निकलता है, इसी को कहते हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। दूसरा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, वो इस तरह का परफॉर्म करता है, लीडर इस तरह का परफॉर्मेंस देता है कि जो बाकी उसका टीम मेंबर है वो लोग इंस्पायर हो जाता है, और इंस्पायर होकर के मोटिवेशन आ जाता है उसके अंदर। तीसरा लीडर क्या करता है, इंटेलेक्चुअली यानी कि दिमाग से ही सबके अंदर एक स्टिमुलेशन डाल देता है कि सिचुएशन खराब होगा तो क्या करना है। और लास्ट में इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन करता है, लीडर क्या करता है, सबको मेंटरशिप भी देता है, सबको सपोर्ट भी देता है। तो ये 4 गुण था जो कि बस ने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का होता है। फिर बस ने एक और बात कहा कि एक लीडर क्या करता है, किस तरह से फॉलोवर को ट्रांसफॉर्म करता है, कोई तरीका होगा। तो बोला कि 3 तरीका है जिससे एक लीडर फॉलोवर को ट्रांसफॉर्म करके अच्छा बना देता है। वो 3 तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है टास्क के बारे में उसका इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। सबसे पहला है टास्क के इंपॉर्टेंस का अवेयरनेस बढ़ा देता है, अपने टीम मेंबर को बताता है कि टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या करता है कि सबको बोलता है सेल्फलेस हो, सबको बोलता है कि देखो तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो ये दूसरा चीज बोलता है। और तीसरा चीज क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारा हाई ऑर्डर नीड है उसको तुम किसी तरह से कंप्लीट करो, उस कंप्लीट करने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा, अच्छा तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये 3 काम करता है, टास्क के इंपॉर्टेंस का अवेयरनेस बढ़ाता है, सेल्फलेसनेस बढ़ाता है, और तीसरा हाई ऑर्डर नीड्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये तो हो गया बस का ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और लास्ट में हम लोग देखें बैरी पॉजनर का मॉडल। बैरी पॉजनर क्या करता है, पोज करता है। वो पोज करके बोल रहा है एक अच्छा लीडर का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला रोल मॉडल, वो रोल मॉडल बन के दिखाता है, वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल करता है, मतलब एग्जाम्पल के साथ लीड करता है, जो बोलता है वही करता है। दूसरा है इंस्पायर्ड शेयर्ड विजन, वो जो भी अपना टीम मेंबर है उसका एक विजन सेट करता है कि हम लोग को इन फ्यूचर कहाँ जाना है, हम लोग को ये प्लानिंग करके कहाँ तक पहुंचना है, गोल को क्लियर सेट करता है। तीसरा काम क्या करता है, चैलेंज करता है प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए सिचुएशन गड़बड़ हो गया तो वहां पर वो करेज के साथ आएगा, क्रिएटिविटी के साथ आएगा, और वो काम करते जाएगा, गोल को अकम्प्लिश करेगा। अगर वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए एकदम चैलेंजिंग आएगा, करेज के साथ आएगा, समझे। चौथा है इनेबल द वर्कर्स, इनेबल अदर्स टू एक्ट। यहाँ पर क्या करेगा, बाकी जो टीम मेंबर है उनको पार्टिसिपेट करवाएगा,
उनसे काम करवाएगा और उनमें से किसी को एक लीडर बनाएगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कभी ना कभी तो लीडरशिप का पद से हटेगा ना, जब वो हटेगा तो किसी और को लीडर बनाएगा, तो पहले से ही किसी आदमी को लीडर बना के रखेगा, समझे। तो वो अपने टीम मेंबर को लीडरशिप क्वालिटी सिखाएगा, वो दिखाएगा कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से लड़ना है, वो सिखाएगा भी। तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या करता है, दूसरे को पार्टिसिपेट करवाता है, दूसरे को सिखाता है और दूसरे को लीडर भी बनाता है। और लास्ट में है इनकरेज द हर्ट। इसमें क्या होता है कि जितना भी टीम मेंबर है उसके अंदर एक पैशन डाल देता है, उसके अंदर एक कल्चर डाल देता है कि देखो हम लोग इस कल्चर से, इस प्यार भरा इन्वायरमेंट से हम लोग जीत हासिल करेंगे। ये दो थ्योरी था, ट्रांजैक्शनल थ्योरी अप्रोच और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अप्रोच। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टम अप्रोच थ्योरी, इस थ्योरी के आधार पर कह रहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन को हम एक सिस्टम मान लेते हैं तो वहां पर लीडर जो है वो 4 स्टेज में जन्म लेता है। सबसे पहले वो फॉर्मल लीडर बनता है। फॉर्मल लीडर मतलब कि जब उसको हम लोग अथॉरिटी दिए हैं तो वो एक फॉर्मल लीडर है। उसके बाद धीरे धीरे वो इमरजेंट लीडर बनता है, जब उसका टीम मेंबर उसको एक्सेप्ट कर लेता है एज ए लीडर और एज ए गाइड, उसके स्किल्स की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। फिर लीडर तीसरा स्टेज में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर लीडरशिप। यहाँ पर जो उसका टीम मेंबर है वो लोग मिल करके लीड करने लगता है। और लास्ट में इंटीग्रेटिव लीडरशिप में वो आता है जहां पर वो सारा टीम मेंबर को इंटीग्रेट करके लीडरशिप के थ्रू गोल अकम्प्लिश करता है। ठीक है, ये था सिस्टम अप्रोच थ्योरी। फिर हम लोगों ने देखा कि जेंगर एंड फोकमैन का 10 लीडरशिप फ्लॉ क्या है। ये कह रहा है कि लीडरशिप कब फेल हो जाता है। लीडरशिप फेल होने का रीजन है 10। पहला बोलता है कि जब लीडर के पास एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म नहीं होगा तब लीडर हार मान जाएगा। दूसरा, जब लीडर अपना मीडियोकर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले तब वो हार जाएगा। ठीक है, अगर लीडर कोलैबोरेट नहीं करता है तो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर का पुअर जजमेंट है तो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर जो बोलता है वो करता नहीं है तो वो लीडर हार जाएगा। अगर लीडर नया आइडियाज को रेजिस्ट करता है तो वो हार जाएगा। अगर लीडर अपना गलतियों से नहीं सीखता है तो वो हार जाएगा। अगर लीडर का पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल नहीं है तो वो हार जाएगा। या फिर अगर वो डेवलप करना नहीं जानता अपने टीम मेंबर को तो भी वो हार जाएगा। ये 10 लीडरशिप फ्लॉ है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच एंड रेवन का 5 फॉर्म्स ऑफ पावर हम लोगों ने देखा। फ्रेंच एंड रेवन ने कहा था कि जो लीडर होता है उसके पास 5 तरीके का पावर होता है। किसी के पास कोअर्सिव पावर होगा, किसी के पास रिवॉर्ड पावर होगा, किसी के पास लेजिटिमेट पावर होगा, किसी के पास एक्सपर्ट पावर होगा, किसी के पास रेफरेंट पावर होगा। तो ये पांचों पावर को एक एक करके हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखें कि कोअर्सिव पावर क्या होता है। कोअर्सिव पावर का मतलब होता है एक ऐसा पावर जिसमें आप पनिशमेंट दे करके काम करवा ले रहे हैं। अब रिवार्ड पावर का मतलब होता है कि एक ऐसा पावर जिसमें आपके पास पावर है कि आप रिवॉर्ड दे सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो रिवार्ड का लालच में आपका जो फॉलोअर है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो ऐसा पावर रहेगा आपके पास, तो आप रिवार्ड वाला पावर रखते हैं। तीसरा होता है लेजिटिमेट पावर, ऐसा पावर जो आपको लीगली मिला हुआ है, लीगल पद की वजह से मिला हुआ है, लीगल पोजीशन की वजह से मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप है प्राइम मिनिस्टर, तो आप हैं, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक आपके पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा तो आपके पास पावर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो आपको लीगल पोजीशन की वजह से मिला हुआ है। ठीक है, फिर है एक्सपर्ट पावर, आपका जो मेंबर है वो आपको इज्जत करता है, आपको पावरफुल मानता है, आपका नॉलेज की वजह से, आपका स्किल की वजह से, आपका एक्सपीरियंस की वजह से। तो वो जो पावर है, जिस पावर से आपका लीडर, आपका टीम मेंबर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, तो उस पावर को बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट पावर। और लास्ट होता है रेफरेंट पावर। अगर मान लीजिए कि आपका लीडर आरबीआई ग्रेड भी पास किया है तो आप लोग तुरंत उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तुरंत उसका बात मानने लगेंगे, भले ही वो गलत भी बोले तो भी आप उसका बात मानने लगेंगे। तो वहां पर वो कौन सा पावर एक्सरसाइज कर रहा है, रेफरेंट पावर। ठीक है, फिर बाद में रेवन ने एक एक्स्ट्रा पावर भी ऐड किया जिसको कह रहे थे हम लोग इंफॉर्मेशनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर का मतलब होता है जिसमें लीडर अपना पावर इस्तेमाल करता है, बोलता है कि देखो तुम ये वाला काम करो, इसके बदले में उसके बाद हम तुमको एक टिप देंगे, जो टिप तुम यूज करेगा तो स्टॉक मार्केट में तुम बहुत कमाएगा। तो वहां पर इंफॉर्मेशन के बेस पे हम पावरफुल आदमी बन गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल पावर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी में हम लोग ने देखा कि एट्रीब्यूशन का मतलब होता है रीजन। कोई काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसके पीछे का क्या रीजन है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। तो इस रीजन को अच्छे से समझने के लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी आया। उसमें कहता है कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, उसका रीजन आप कैसे चेक करिएगा। उसका रीजन आप चेक करिएगा 3 पैरामीटर्स पे। 3 पैरामीटर्स कौन कौन सा है, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि क्या वो बंदा अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर वो बंदा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस हाई है। दूसरा कंसेंसस, अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो जो गलती कर रहा है बाकी आदमी भी सेम गलती कर रहा है, यानी कि सब आदमी वही गलती कर रहा है, तो वहां पर कंसेंसस हाई है।
अदरवाइज कंसेंसस लो होगा। कंसिस्टेंसी, जो बंदा गलती किया है, जो बंदा गलती किया है, क्या वो पहले कभी गलती नहीं किया है? अगर वो पहले कभी गलती नहीं किया है और अभी गलती किया है तो उसका कंसिस्टेंसी हाई है। और अगर मान लीजिए कि वो शुरुआत से ही गलती कर रहा है तो उसका कंसिस्टेंसी लो है। तो जब डिस्टिंक्टिवनेस हाई या लो होगा तो हम लोग जान पाएंगे कि रीजन क्या है, रीजन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। कॉन्सेंसस देखेंगे, फिर हम लोग जान पाएंगे कि जो काम हुआ है उसका रीजन इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। फिर हम लोग कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसके आधार पर हम लोग जान पाएंगे कि जो रीजन है वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। एक्सटर्नल रीजन कब होता है? जब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि आपसे गलती हो गया, सिचुएशन ऐसा बन गया है कि जो आपसे अच्छा काम हो गया। और इंटरनल रीजन क्या होता है कि आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि आपसे ये काम हो गया, या फिर आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि ये गलती आपसे हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूशन थ्योरी और बाकी थ्योरीज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर। इसके बारे में मैं कहना तो चाहता था कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक है, सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या अंतर है? एक बेसिक डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जो सक्सेसफुल लीडर है ना, वो ओनली टास्क ओरिएंटेड रहता है, ओनली टास्क ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, और पावर का भूखा रहता है, पोजीशन और पावर का भूखा रहता है। ठीक है, और इफेक्टिव लीडर क्या होता है? ये टास्क ओरिएंटेड भी रहता है, लेकिन ज्यादा ये पीपल ओरिएंटेड होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि जो सक्सेसफुल लीडर होगा वो टास्क कंप्लीट करेगा, जैसे तैसे टास्क कंप्लीट करेगा, भाड़ में जाए उसका टीम। टीम को अगर मान लीजिए कि 16 घंटा काम करना पड़ रहा है तो भी वो काम करवाएगा, टास्क कंप्लीट करवाएगा। जब टास्क कंप्लीट करवाएगा तभी तो इसको प्रमोशन मिलेगा, तभी से सक्सेसफुल लीडर बनेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाएगा। और वो जो सक्सेसफुल लीडर बनेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, तब वो जाकर सक्सेसफुल कहलाएगा। अदरवाइज वो इफेक्टिव होगा। अगर मान लीजिए कि लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेड तो है, टास्क करवा लेता है, लेकिन अधिक पीपल ओरिएंटेड है, जो उसके अंदर टीम मेंबर है उसको वो लोग अच्छे से हैंडल करता है, तो अगर ऐसा है तो वो इफेक्टिव लीडर बनेगा। हो सकता है कि इफेक्टिव लीडर जो है उसको तुरंत तुरंत पोजीशन ना मिले, तुरंत तुरंत प्रमोशन ना हो, उसको तुरंत तुरंत प्रमोशन ना हो। ठीक है, पोजिशनल पावर उसको तुरंत तुरंत ना मिले, लेकिन तो भी इफेक्टिव लीडर रहेगा अगर वो पीपल ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, इंप्लॉइज रिस्पॉन्ड टू लीडर्स पोजिशनल पावर। इंप्लॉय लोग जो है वो लीडर का पोजिशनल पावर देख करके डरा हुआ है और पोजिशनल पावर देख करके काम करता है। तो इस तरह का जो लीडर होगा वो सक्सेसफुल लीडर होगा। ठीक है, जो कि पावर का धाक जमा रहा है, पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और अगर इफेक्टिव लीडर होगा तो उस समय इंप्लॉइज क्या रहेगा, लीडर का पर्सनल पावर पे रिस्पॉन्ड करेगा। इफेक्टिव लीडर का एक्सपीरियंस देखेगा, ठीक है, उससे इंस्पायर होगा। समझे? सक्सेसफुल लीडर में इंप्लॉइज कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, जो भी टास्क दिया गया है वो टास्क को कंप्लीट करता है इंप्लॉइज। तो इस तरह का जो लीडरशिप होगा उसमें सक्सेसफुल लीडर बनेगा। और अगर मान लीजिए कि इंप्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखता है अपने गोल के जैसा, तो वहां पर क्या होगा, वो इफेक्टिव लीडर बनेगा। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट का एक्शन को अफेक्ट करता है, वो काम करवा लेता है, अपना सबॉर्डिनेट को मार मार करके काम करवा लेता है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडर होता है वो अपना सबॉर्डिनेट का एटीट्यूड पे इफेक्ट डालता है, उसका एटीट्यूड चेंज कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सक्सेसफुल लीडर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते रहता है, हमेशा ये देखते रहता है कि हम इसको काम दिए थे वो हुआ कि नहीं। अपडेट मांगता है कि देखो 10 दिन हो गया है अपडेट दो, 11 दिन हो गया है अपडेट दो, जब जब तुम काम कंप्लीट करो तो अपडेट दो। वो हमेशा आपसे अपडेट मांगते रहेगा, इसीलिए वो सक्सेसफुल लीडर बन गया है। लेकिन जो इफेक्टिव लीडर रहेगा वो क्या करेगा, जनरल सुपरविजन करेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर जाकर चेक करेगा और आपको मोटिवेट करेगा। और अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। समझे? जो सक्सेसफुल लीडर्स है वही लोग मेनली डिसीजन लेता है, इंप्लॉय लोग डिसीजन नहीं ले पाता है। तो डिसीजंस आर टेकन मोस्टली एट हायर लेवल। अब जो इफेक्टिव लीडर है ये हर टीम मेंबर से ओपिनियन मांगता है और उस बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। तो लीडर मेक्स एवरी टीम मेंबर गिव देयर ओपिनियन एंड इन्वॉल्व्स देम इन डिसीजन मेकिंग। ये जो सक्सेसफुल लीडर है ये शॉर्ट टर्म में बहुत सक्सेसफुल रहता है। इसका रीजन ये है कि इसको तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत काम कर रहा है ना, ये टास्क ओरिएंटेड है, सारा काम करवा ले रहा है, तो इसको प्रमोशन मिलते रहेगा तो ये सक्सेसफुल होगा।
लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहता है, लॉन्ग टर्म में अपना इन्फ्लुएंस बनाता है अपना सबॉर्डिनेट पे। तो लॉन्ग टर्म में इसको सबॉर्डिनेट याद रखेगा, इसको भले प्रमोशन ना मिले लेकिन जो पीपल है उसको याद रखेगा कि बहुत अच्छा लीडर था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सक्सेसफुल लीडर्स और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या अंतर है। तो आपको सक्सेसफुल नहीं बनना है, आपको इफेक्टिव बनना है। सक्सेसफुल क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हैवीली टास्क ओरिएंटेड रहता है, उसको काम कंप्लीट कराने से मतलब है। लेकिन इफेक्टिव लीडर कौन होता है, जो कि अपने पीपल ओरिएंटेड रहता है, पीपल से काम करवाने के लिए वो जाना जाता है। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो अपने लीडर से डरता है उनके पावर की वजह से, लेकिन इफेक्टिव लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो डरता नहीं है, वो इज्जत करता है अपने लीडर का पावर का, क्योंकि उसका लीडर का एक इंस्पिरेशन है, उसका ऑरा है, उसको देख करके इंप्लॉइज उसको इज्जत देता है, सम्मान देता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है उसको जल्दी प्रमोशन मिलता है, लेकिन इफेक्टिव लीडर को जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन ये दिल जीत लेता है। सक्सेसफुल लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करता है, लेकिन इफेक्टिव लीडर के अंदर जो इंप्लॉइज होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अपना गोल के जैसा परसीव करता है, अपना गोल के जैसा देखता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो सारा सबॉर्डिनेट का काम को चेक करते रहता है, हमेशा एकदम नजर गड़ाए रखता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो सबको फ्रीडम दिया हुआ है और एक जनरल सुपरविजन करता है। जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो डिसीजन अकेले लेता है, जो इफेक्टिव लीडर होता है वो डिसीजन लेने से पहले सबका ओपिनियन लेता है और फिर वो डिसीजन लेता है। जो सक्सेसफुल लीडर है ये शॉर्ट टर्म में बहुत सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसको प्रमोशन तुरंत तुरंत मिलते रहता है, क्योंकि ये टास्क कंप्लीट करते जा रहा है। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो है वो तुरंत तुरंत उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ये लोगों के बीच में दिल जीत ले रहा है, समझे। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, मैंने ऊपर ऊपर आपको समझा दिया, ठीक है। आशा करता हूं कि ये दोनों चीज आपको समझ में आया हो, मैंने समराइज भी कर दिया है, ठीक। तो ये दोनों आपको समझ में आया हो मैं आशा करता हूं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक आप जरूर करें, लाइक करने से पीछे नहीं हटे, लाइक प्लीज करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं सुबह शाम दिन रात आपका कमेंट को निहारते रहता हूँ, आपका एक कमेंट देख करके मेरा दिन गार्डन गार्डन हो जाता है। आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं पीआईबी वीडियोस के लेकर के आऊंगा और जीए का मिसलेनियस वीडियो को लेकर के आऊंगा, ठीक है, जो कि आपको जीए में काफी मदद करेगा। अभी मैनेजमेंट का पूरा सीरीज चल रहा है, ये फ्री सीरीज है, इसको आप मिस मत करिए, इसका आप सारा वीडियोस आप देखिए, ठीक है, ये भी आपको अच्छा नंबर देगा। और जो भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डाला है वो स्ट्रेटजी वीडियो आप जरूर जाकर देख करके आए, क्योंकि उसे आप मिस नहीं कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी वाला स्ट्रेटजी बताया है। जो भी ये नोट्स है ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में मुझे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करें, मैं वहाँ हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।